दोस्तों आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, हम जो कल से श्रृंखला स्टार्ट किए थे, यानी हम अब इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन 500 के आसपास देखेंगे, उसके बाद फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पे चलेंगे। तो ये उसी के क्रम में दूसरी वीडियो है हमारी, यानी 40 एमसीक्यू कल हमने कर लिया था और आज जो है हम 40 एमसीक्यू आज भी करेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए, जनसंख्या का टॉपिक है, लेकिन ये ज्योग्राफी में भी आता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो सबसे कम किस में है, तो लिंगानुपात सबसे कम हरियाणा में है। कहाँ है, हरियाणा में है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आपके बार एसएससी जीडी में कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक, जो एसएससी जीडी हुआ है आपकी बार 2024 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा रेल सेवा से वंचित है। तो कल भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसमें से मैंने बताया था कि मेघालय जो है वहाँ वो रेल सेवा से वंचित है। अगला है लावा के प्रवाह से मिट्टी का निर्माण होता है। तो देखिए, लावा के प्रवाह से जो मिट्टी का निर्माण होता है वो होती है काली मिट्टी। कौन सी होती है, काली मिट्टी। इसमें कपास की खेती होती है अधिक मात्रा में, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और याद रखिए कि लावा क्या होता है। देखिए, लावा क्या होता है, जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी है, ठीक, पृथ्वी के अंदर, जैसे पृथ्वी के अंदर जो है चट्टानों का जो पिघला हुआ रूप है ना, वो कहलाता मैग्मा। क्या कहलाता, मैग्मा। यानी चट्टानों का देखिए, पृथ्वी जो है उसके नीचे तापमान अधिक है, तो उसके नीचे जो चट्टानें वो पिघली हुई हैं, और जब वो चट्टानें जो है विस्फोट करके बाहर निकलती हैं, तो वो क्या बनता है, जैसे बाहर निकली तो ये जो मैग्मा है ना, ये चट्टानें जो पिघली हुई अंदर पड़ी हुई हैं, इन्हें कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं, मैग्मा। और यही मैग्मा जब बाहर आके ठंडा हो जाएगा तो ठंडा होकर क्या बनता है, लावा। और यही है लावा के प्रवाह से जो मिट्टी का निर्माण होता है वो काली मिट्टी होती है। समझ में आएगी नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस क्षेत्र के स्थान पे किया गया था। यानी कहाँ पे सबसे पहले 1774 में उत्खनन किया गया था कोयले का, तो ये किया गया था रानीगंज में। कहाँ किया गया था, रानीगंज में। रानीगंज है कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में है। और ये मूवी भी अभी बनी थी अक्षय कुमार की, रानीगंज। वो मतलब रियल स्टोरी है, अगर ना देखा होगा जाके देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक, और जो है दूसरी चीज़, उसमें मतलब मजदूर फंस गए थे जब मतलब कोयले की खुदाई हो रही थी, तो उसी के बारे में, खान में जो मजदूर फंसे थे उन्हीं के ऊपर वो मूवी बनी है। बहुत अच्छी मूवी है, देख लीजिएगा। अगला है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए, इसका कारण है जलवायु संरचना और उच्चावचन की विविधता है। कि जो उच्चावच है ना, उच्चावच का मतलब कि खाला ऊँची, गाँव में कहते हैं ना खाला ऊँची, तो इसको मतलब शुद्ध भाषा में होता है उच्चावच। क्या होता है, उच्चावच। तो यही जो उच्चावच है ना, इसी क्या, आप बताइए, मिट्टी अलग अलग पाई जाएगी कि नहीं। ऊंचा, जैसे मान लीजिए कहीं पे मैदान है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पठार है, तो भाई जिस हिसाब से मतलब संरचना बनी होगी उसी हिसाब से तो मिट्टियों का भी निर्माण होगा। जैसे मैदानी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी होगी, जलोढ़ मिट्टी होगी, होगी नहीं। और जो मतलब जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ लेटराइट मिट्टी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है जलवायु संरचना और उच्चावन पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय रेल की कुल मार्ग की लंबाई कितने प्रतिशत है। 30% जो है विद्युतीकृत है। कितने परसेंट, 30% विद्युतीकृत है। और देखिए, विद्युतीकृत यानी विद्युत से चलती है कितना, 30% चलती है कुल लंबाई का। एक चीज़ याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर है, ठीक, वर्तमान में डाटा बदल गया होगा तो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट के नाम को क्या कहते हैं। तो जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का तट है उसे कहते हैं कोरोमंडल तट। मैंने कल बताया था कि जो उत्तर पूर्वी मानसून से कहाँ वर्षा होती है, तो कोरोमंडल के तट पर कहाँ वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। तो यही जो ये है ना, ये कोरोमंडल तट है। क्या है, कोरोमंडल तट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी, तो मैंने ऊपर बताया कि काली मिट्टी है। कौन सी है, काली मिट्टी है। अगला है दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है। तो ये इसकी समुद्र से दूरी अधिक है दिल्ली की, क्योंकि वो नॉर्थ में है बिल्कुल, तो इसीलिए जो है वार्षिक तापांतर अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए, केबुल लाम झाओ, मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या है, केवल एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। समझ में कि नहीं, एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित वे हैं भार ह्रास मूलक, यानी उनमें नुकसान है भारी मात्रा में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र से कितने समुद्री मील तक लगती है। तो 12 मील है ना, यहीं तक लगती है। इसे क्या कहते हैं, प्रादेशिक सीमा कहते हैं जल की। मतलब भारत की प्रादेशिक सीमा कितनी है, तो 12 नॉटिकल मील है।
ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील कौन सी है? तो ये मणिपुरी है। कौन सी है? मणिपुर है। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। और ये जो है उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी है? मणिपुर है। ठीक, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? तो ये पंजाब है। कौन सा है? पंजाब। यहाँ पे जितनी मतलब यहाँ पे इतना मतलब सिंचाई की गई है कि ये समझ लीजिए कि ऊपर जो है छोटे छोटे जो है चूना टाइप के नज़र आने लगे हैं। इतना मतलब कैल्शियम जो है जमा होने लगा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ज़्यादा सिंचाई करने से भी दिक्कत होती है। ठीक, अगला है कि भारत की सिंचाई क्षमता 47.78% पूरा होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो बृहद और लघु सिंचाई के द्वारा पूरा होता है। जो नहरें हैं ना, ये बहुत भूमिका अदा करती हैं सिंचाई करने में, इसे याद रखिएगा। तो इसे यही परियोजना होती है। जो नहरें होती हैं ना हमारी, बृहद नहरें और लघु नहरें, यही इन्हीं से जो है भारत के लगभग 48% सिंचाई किससे होती है? तो बृहद और लघु परियोजनाओं से होती है, यानी नहरों से होती है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? नहीं। देखिए नागपट्टनम जो है ना, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, नागपट्टनम जो है तमिलनाडु में है। और कोयली कहाँ है? तो ये तेल शोधन है, गुजरात में है। नुमालीगढ़ असम में है। और मनाली जो है ना, ये मनाली वो वाला ना समझिएगा, उत्तराखंड वाला, ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, तमिलनाडु में भी है। और नागपट्टनम कहाँ है? तो तमिलनाडु। देखिए हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से, यानी हमें कम समय में 40 क्वेश्चन करने होते हैं, इसलिए हम थोड़ा कम टाइम डिस्कस करते हैं, मतलब थोड़ी कम चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेकिन हम आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे लगभग ना इसके 2000 के आसपास या 1000 के क्वेश्चन के, तब हम सारी चीज़ें तब तक हम डिस्कस कर चुके होंगे। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा तो हम डिस्कस कर ही देते हैं, जैसे ऑप्शन आता है, तरीका बताता हूँ, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। ठीक, और इसके प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा, तो जाके देख लीजिएगा। जब भी आपका कभी जीवन में मन कहे, जाके तुरंत देखिए एग्जाम टाइम और अपना पेपर देने चले जाइए। क्वेश्चन का लेवल आपको पता ही होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार है? गोंडवाना प्रकार का है। किस प्रकार का है? गोंडवाना प्रकार का है। आगे है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ है? बेंगलुरु में है। देखिए मैंने बताया था बन्नेरघट्टा कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का है। तो ये कर्नाटक कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा है टॉप सिकल के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है भारत में किस राज्य में ईसाई जनसंख्या सर्वाधिक है? तो मिजोरम में है। कहाँ है? मिजोरम में है। अगला है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात, तो देखिए ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद दोबारा पूछा गया, हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो देखिए विष्णुगढ़ पूछे, तपोवन पूछे, तो ये हम उत्तराखंड लगाएंगे। कहाँ? उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। समझ में कि नहीं? अगला है कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? नहीं है पूछा है कि कौन सी नहीं है। तो देखिए जो मतलब बरसात के टाइम होंगी वो नहीं है। तो देखिए सरसों ठंडी में होती है, सॉरी सरसों और जो है मटर, सरसों मटर धान, सरसों मटर गेहूँ, ये सारी आलू, ये सारी खरीफ की फसलें नहीं है, रबी की हैं। किसकी हैं? रबी की हैं। कौन कौन सी? सरसों है, जैसे सरसों मटर, यानी ठंडी की जो फसल है, सरसों मटर गेहूँ, ठीक, आलू, तो ये सारी, जैसे चना है, ये सारी फसलें रबी की हैं। और देखिए कपास है, मूंगफली है, मक्का है, धान है, ये सारी रबी की फसल मतलब खरीफ की फसल है। किसकी है? खरीफ की। कपास, मूंगफली, मक्का खरीफ की फसल हैं। आलू, गेहूँ, सरसों, चना, मटर, ये सारी किसकी है? तो रबी की हैं। याद रखिए, इसकी ट्रिक हम किसी दिन बोर्ड पे बना देंगे। ठीक, रबी खरीफ और जायद की जो फसलें हैं वो हम वहाँ पे कवर कर लेंगे अच्छे से ट्रिक के माध्यम से। आगे बढ़ते। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा उड़ीसा के तट पर अवस्थित है? तो देखिए जो पारादीप है ना, ये उड़ीसा के तट पर स्थित बंदरगाह है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश है। मुंबई जो है कहाँ है? तो मुंबई में है। और हल्दिया कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। अगला है भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया? तो सबसे पहले जो है डिगबोई में प्रारंभ किया गया। डिगबोई है कहाँ? तो असम में है। ठीक, याद रखिएगा। अगला है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर। तो मैंने बताया था कि बंदी क्या करती है? नाटक करती है। आंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में है। तो ये सारी चीज़ बंदी नाटक करती यानी बांदीपुर कर्नाटक, बंदी नाटक करती यानी बांदीपुर और कर्नाटक। ठीक, तो इस तरह हमें याद होता चला गया, पिछला भी हम रिवीजन करते चलेंगे और अच्छे से पढ़ते चलेंगे। ठीक, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप PYQ सॉल्व करते रहिए, बोर्ड की क्लासें करते रहिए, GS आपकी ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगी। अगला कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसम में
होने का कारण क्या है, यानी मौसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती मेघालय में है, जैसे चेरापूंजी, पहले चेरापूंजी में होती है, अब मौसिनराम में होती है। इसका कारण है कि पहाड़ियों का कीपा आकृति। देखिए मान लीजिए कि गारो है, खासी है, जयंतिया है, ठीक। तो मतलब ये इस हिसाब से बनी हुई है कि जैसे मानसून इसमें प्रवेश करता है, इसी में टकराता रहता है। जब इसी में टकराएगा तो यहीं पे खूब बारिश करता है, और सबसे ज़्यादा फिर इसीलिए बारिश कहाँ होती है, मौसिनराम में होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम भारत में होती है, ठीक। और ये है कहाँ, तो मेघालय में है। अगला है कि नदियों को जोड़ने की परियोजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया, तो रजक, जिसे एनडीए कहते हैं। क्या कहते हैं, एनडीए, ठीक, याद रखिएगा। अगला है कि कावेरी, देखिए ये याद रखिए चाहे न रखिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखिए। अगला है कि कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो तिरुचिरापल्ली है। कौन सा है, तिरुचिरापल्ली है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो देखिए 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं, याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछता है कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कितने मतलब अंश का जो कितने डिग्री चैनल है, तो देखिए 8 डिग्री चैनल है। कितने डिग्री चैनल है, 8 डिग्री। देखिए यहाँ मालदीव है, कौन सा है, मालदीव, अभी चर्चा का विषय था। यहाँ मालदीव है, यहाँ मिनिकॉय है। कौन सा है, मिनिकॉय, जो भारत का है। ऊपर है कवरती या लक्षद्वीप, तो देखिए इनके मध्य कितने का है, और इनके मध्य, तो देखिए मी और माँ, यानी माँ दोनों में है कि नहीं, यम यम, यानी यम यहाँ है मिनिकॉय, और मालदीव यम यहाँ है। तो देखिए 8 जब हम बनाएंगे तो ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है, यानी 8 दोनों में सेम है, तो हम कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे। अगर हमसे पूछे मिनिकॉय और मालदीव, यानी यम यम है, दोनों में सेम होना चाहिए, यानी 8 में देखो ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, यानी 8 डिग्री। तो जब नीचे 8 होगा तो ऊपर तो 9 होगा ही, समझ में नहीं। तो ये तरीका होता है याद करने का, किसी चीज़ को सोचने का, और ये चीज़ हम सोचें इसलिए आपको बताए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कोंकण रेलमार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है, तो देखिए कोंकण की बात करता है, कोंकण है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र है पश्चिमी घाट। कौन सा है, पश्चिमी घाट। देखिए थोड़ा सा अगर आप थिंकिंग करेंगे ना तो क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते हैं जितने हम कर नहीं पाते। अगर हम क्वेश्चन हमेशा करेंगे, जब हम पहली बार पेट दिए थे तो हमारे जीएस में 42 सही थे 50 में। कितने सही थे, 42, 50 में कितने सही थे, 42। और अब तब सोचिए तो हमें अनुभव भी नहीं था ज़्यादा 2021 में जब हम पहली बार दिए, ठीक। तो इस तरह मतलब होता है कि मतलब क्वेश्चन आएंगे जाएंगे कहीं नहीं, ये मतलब दावा है। आप मतलब बस करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगला है भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है, तो मैंने बताया था कुएं और नलकूप हैं। क्या है, कुएं और नलकूप हैं। अगला है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, तो देखिए कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पन्न करता है तो कर्नाटक करता है। कौन सा करता है, कर्नाटक करता है। अगला है लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो लाल मिट्टी जो है नदी घाटी में नहीं पाई जाती है। लाल मिट्टी नदी घाटी में नहीं पाई जाती, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लाल रंग की होती है इसीलिए लाल करती है, इसे फेरस ऑक्साइड या लौह ऑक्साइड होता है, और ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में, ये भी सही है, ठीक। अगला है कि कायगा में होता है, तो देखिए कायगा क्या है, इसमें कहता है कायगा, तो कायगा आपने सुना होगा कि परमाणु नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यानी नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन करता है। ये कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सॉरी। अगला है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो भ्रंश घाटी में होकर बहती, तो मैंने बताया था कि ऊपर विंध्य और नीचे सतपुड़ा, इन दोनों के मध्य कौन सी है, तो नर्मदा है। और नीचे अजंता थी तो इनके मध्य कौन थी, तो जो है ताप्ती थी, तो नर्मदा हो जाएगा, ठीक। ये भ्रंश घाटी में बहती है। अगला है निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते थे, तो ओंजो जनजाति के लोग अंडमान निकोबार में रहते थे। अगला है वर्तमान में भारत के किस स्थान पर सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो सफ़ेद पानी जो सियाचिन का ग्लेशियर है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक, याद रखिएगा। और यहाँ कैप्टन शिवा चौहान मतलब जो है तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। अगला है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों की संरचना व उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है, तो आप सोच लीजिएगा कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, इसी का भाग है गारो खासी जयंतिया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि नदी की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन है, तो कावेरी नदी की शिव समुद्रम परियोजना है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों देखिए 40 क्वेश्चन हम अच्छे से, देखिए आप ही की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, बशर्ते कि मैंने थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई की है और थोड़ा ज़्यादा रिलेट करना सीखा हूँ, इसलिए मैं पढ़ा पाता हूँ, ठीक। तो ये इस तरह मतलब है, आप पढ़ते रहिए और इसी में मस्त रहिए और PYQ सॉल्व करते रहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे तरीका आपको बताता चलूँगा, और कैसे डील करना है एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे करना है, ये सारा आपको मिलता रहेगा। आप कुछ सोचिए 40 क्वेश्चन, एडिशनल जानकारी अगर 20 दे देता हूँ तो 60 क्वेश्चन, यानी 60 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में मिलते हैं, यानी 1 मिनट में 4 क्वेश्चन। कहाँ है, कहीं नहीं है 4 क्वेश्चन, ठीक।
तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।